Hello everyone, you are very warm welcome to our channel BL Storyteller और guys, now I am back और मैं पर डे 2 वीडियोस लेके आया करूँगी और जल्द से जल्द ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। फिर मैं जो है अपनी मोरन वाली स्टोरीज़ चलाया करूँगी, मोरन और चू एंडिंग वाली। तो अब हम शुरू करते हैं। बहुत सारी चीज़ों की रिक्वेस्ट आई है, आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो उसे आप प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में ना करें। आपको जो पूछना है आप इंस्टाग्राम पे पूछें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आइए चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो हम अपनी वंशु की जो स्टोरी लाइन है उसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सोलमेट्स को हम शुरू करने जा रहे हैं। हम देखते हैं एक बहुत बड़ी सी टंकवन होता है, यानी कि कोठरी, काल कोठरी कह सकते हैं हम। उसके अंदर फेंगमिया जो है वो छोटे से बॉय का जहाँ सिर काटता है वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को किडनैप करके रखा जाता है और वहीं पे, जी हाँ वहीं पे हमारा प्रेग्नेंट सो जिशु होता है और प्रेग्नेंट लियू चिंचाओ होती है। सो जिशु का बेबी बम अभी विजिबल नहीं था, किसी को भी नहीं पता था वहाँ पर कि सो जिशु एक मेल होकर प्रेग्नेंट है। वो ऑलमोस्ट 3 महीने प्रेग्नेंट था, तो उसके बेबी बम अभी भी हाइड था और वो कहीं ना कहीं ब्लिसफुल था। किसी को भी डाउट नहीं हो रहा था कि सो जिशु वहाँ पर जो कि एक मेल है जिसे किडनैप करके रखा गया है वो एक प्रेग्नेंट है। लियू चिंचाओ भी, उसका लिटिल बम जो था बेबी बम वो विजिबल होने लगा था। वो अपने बेबी बम्प यानी कि अपने पेट की गोलाई को अभी भी नहीं छुपा सकती थी। उसके जो रोप्स थे वो थोड़े से लूज थे। वो वहाँ पर न जाने कितने टाइम से रह रहे थे। वो जो काल कोठरी सी थी, या फिर हम उसे कहें जहाँ पर यातना दी जाती है, उस तरह का कारागृह, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। वहाँ पर ऐसी बदबू आ रही थी जैसे मानो वहाँ पर ना जाने कितनी ह्यूमन की लाशें पड़ी हों। बहुत सारे स्केलेटन यानी कि हड्डियों के ढांचे वहाँ पर प्रिजर्व करके रखे गए थे और ना जाने कितने सीक्रेट चैम्बर थे वहाँ पे। वहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदी सी ब्लड की यानी कि सूखे हुए खून की बदबू थी। वहाँ पे ना जाने दीवारों पर कितने सारे खून की छींटें पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो सारी दीवारें खून की छींटों से पेंट की गई हों। और वहाँ पर दोनों प्रेग्नेंट मॉमी, उन्हें उल्टी जैसा फील हो रहा था, जिसमें से कि लियू चिंचाओ जो कि प्रेग्नेंट थी और हमारा प्यारा सो जिशु जो कि ऑलरेडी प्रेग्नेंट था, उसे वो गंदी सी ड्राई ब्लड की जो बदबू थी वो हर वक्त उल्टी दिलाती थी। उसके नाक में जैसे ही वो खुशबू जाती, वो बदबू जाती थी, उसे उल्टी जैसा फील होता था। वो एग्जॉस्ट फील करने लगा था। वो वहाँ पे ज़बरदस्ती वहाँ पर ज़िंदगी बिता रहे थे। सबके हाथ और पैर बंधे हुए थे बहुत ज़्यादा मोटी मोटी चेनों के साथ। एक तरह से उस जगह पर रहना उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा था और टॉर्चर जैसा था। कोई भी वहाँ से भाग नहीं सकता था। लगभग 15 से 30 दिन का समय होता था जब उस गंदे सड़े हुए प्लेस पे किंग फेंगमिंग आया करता था और वो अपना सेक्रीफाइस सिन, याद होगा आपको, जिसमें उसने बच्चे का सिर की कुर्बानी दी थी, वो किया करता था। वो वहाँ पर बच्चों के न जाने कितने लोगों के सिर को उस सैटन यानी कि उस शैतान को चढ़ाया करता था और वो चाहता था कि उसकी की स्टेट के लिए उसे एक हायर हो यानी कि उत्तराधिकारी पैदा हो। फेंगमिंग बहुत सारे लोगों के सिर काट दिया करता था, यहाँ तक कि उसने अपने सभी स्टेप ब्रदर यानी कि सौतेले भाई बहनों को भी, सिर्फ फेंग तियांशु जो उसकी पहली प्रिंसेस है उसके अलावा पहली क्वीन है, उसके अलावा उसने सबके सिर को काट दिया था। वो उसे शायद बहुत प्यार करता था और मे बी क्या पता वो इकलौती पर्सन हो कि स्टेट की चाबी हो, इसलिए उसने उसे जिंदा रखा हो। शायद ना जाने, भगवान जाने कितने रीजंस थे जिसके दिल में बसे हुए थे, लेकिन किसी एक रीज़न की वजह से उसने फर्स्ट कंसोर्ट को आज दिन तक जिंदा रखा था, जो कि रिश्ते में उसकी सौतेली बहन लगा करती थी। फेंगमिंग डेस्परेटली एक बच्चा चाहता था ताकि उसके थ्रोन को आगे बढ़ाया जा सके। दोनों के दोनों फेंग शियानली और फेंगमिन न जाने कितने पाप दोहरा चुके थे ताकि उनके जो की स्टेट है उसे एक उत्तराधिकारी मिल सके। वो वर्ल्ड को जीतना चाहते थे उस उत्तराधिकारी के जोर पे। न जाने उनके कितने गंदे खिलौने डिज़ायर्स थे जो वो पूरा करना चाहते थे।
फेंग मिंग जो है वो किडनैप कर लेता है ज़ोउ ज़िशु को और वो उसे वन खशिंग के सामने एक बेट की तरह, एक मोहरे की तरह यूज़ करना चाहता था अपनी वॉर के दौरान। फेंग मिन जानना चाहता था कि ग्लेज आर्मर लाइब्रेरी का सच क्या है। क्या वो उसे उसका उत्तराधिकारी दे सकता है? क्या इस की स्टेट के थ्रोन को आगे चल के एक उत्तराधिकारी वो ग्लेज आर्मर लाइब्रेरी दे सकती है? स्कॉर्पियो किंग का कुछ और नहीं बल्कि एक ही लक्ष्य था, वो था फेंग मिन को लर्न करना ग्लेज आर्मर लाइब्रेरी के बारे में, ताकि वो 5 लेक अलायंस से युद्ध करे और वन कशिंग के खिलाफ खड़ा हो। आज की डेट में उसे चूज़ करना था फेंग मिन या फिर अपनी बीवी के बारे में, जो कि फेंग मिन जिसके साथ वो हाथ बढ़ाने स्कॉर्पियो किंग की स्टेट आया था, आज उसी की बीवी को सेक्रीफाइस करने जा रहा था अपने होने वाले उत्तराधिकारी के लिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी हम एक बुरे इंसान के साथ किसी बुराई को ख़त्म करने के लिए हाथ मिलाते हैं ना, ज़रूरी नहीं वो बुरा इंसान देवता हो सकता है वो शैतान हो और वो आपका ही घर तहस नहस कर दे। वो दोनों कहीं ना कहीं फेंग मिन और वो फेंग मिंग की वाइफ जो है लियो चुनचो को मारना चाहती थी और उसके अनबॉर्न बेबी को भी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक औरत को दूसरी औरत से जेलसी तो होती है कि वो माँ बन सकती है, वो घोस्ट वैली की होकर वो सब कुछ पा सकती है, तो मैं क्यों नहीं। फेंग शियानली भी ये रूमर्स फैला देती है कि लियो चुनचो ने धोखा दिया है स्कॉर्पियो किंग को और वो वन कशिंग के पास भाग गई, अपने ओल्ड मास्टर के पास भाग गई। ये तो वही बात हो गई ना गाइस, तिल्ली लगा देना, आग में घी का काम करना। फेंग मिन के भी बहुत सारे गंदे खिलौने मंसूबे थे लियो चुनचो को लेकर, और वो कहीं ना कहीं चाहता था कि उसे मारने से पहले उसके साथ हम बिस्तर हो जाए और उसके साथ ज़बरदस्ती करे, क्योंकि वो लियो चुनचो की खूबसूरती को देख के पागल हो जाता था और वो उसे अपने बेड में कहीं ना कहीं उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। वन कशिंग जो है आज भी ज़ोउ ज़िशु को बहुत मिस किया करता था। उसकी क्यूट सी बीवी अभी तक 4 सीज़न मैनर में नहीं आई थी। वन कशिंग कहीं ना कहीं सबसे पूछता है कि उसकी क्यूट वाइफ कहाँ है, बट कोई भी उसे उल्टे सीधे एक्सक्यूजेस बनाकर चला जाता था, लेकिन सीधा आंसर नहीं देता था। एक बार वन कशिंग शियामिन से अपने डिसिपल्स के बारे में पूछता है और वो उसे सीक्रेट आर्मी जो कि की स्टेट के खिलाफ तैयार की जा रही थी उसके बारे में बता देती है। 5 लेक्स अलायंस के बारे में भी, जो कि की स्टेट से लड़ने जा रहा था और अपने नेबर्स की हेल्प ले रहा था, नेबरिंग कंट्रीज़ की हेल्प। वो कहीं ना कहीं जानते थे कि ये सारा का सारा जो हाथ जुड़े हैं, ज़ोउ स्टेट, चू स्टेट, चिन स्टेट, यान स्टेट, वी स्टेट, वो स्ट्रेंथ अप करने के लिए हुए हैं। उसने उसे ये भी बताया कि हम 1 लाख सोल्जर्स के साथ 25,000 घोड़ों को भी जो है इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम की स्टेट से लड़ाई कर सकें। की स्टेट से लड़ाई करना गाइस इतना आसान नहीं था, वो बहुत ताकतवर स्टेट माना जाता था। वन कशिंग भी फोर्स करता है शियामिन को बताने में कि रियल फाइटिंग का रीज़न क्या है। शियामिन उसे कुछ नहीं बताती, वो चुप्पी साथ लेती है। वो जानती थी कि ट्रुथ क्या है। शियामिन उसे कहती है चीफ मास्टर ज़ोउ ज़िशु जो है वो अभी भी मिसिंग हैं। उस बॉम्ब ब्लास्ट के इंसिडेंट के बाद हमें एक फटा हुआ कपड़ा मिला जो कि की स्टेट की आर्मी को बिलोंग करता था। उस एक्सीडेंट की जगह पर ना जाने कितने किड्स भी वहाँ से, कितने बच्चे गायब हो गए जो कि साउदर्न रीजन में रहते थे। लियो चुनचो भी अभी की डेट में मिसिंग है जो कि की स्टेट गई थी, और ये सारा का सारा जो ब्लेम है वो लोग आप पर डाल रहे हैं कि आपने उसे मिसिंग कर दिया है। मास्टर लियो चुनचो वो 5 महीने प्रेग्नेंट है। वन कशिंग ये सुनते ही शॉक्ड हो जाता है कि उसकी बीवी यानी कि उसका लाव पाओ ज़ोउ ज़िशु मिसिंग है, और सारे के सारे उससे झूठ बोल रहे थे। वो अपनी बीवी, उन सब ने उसे कहा था कि उसकी जो वाइफ है वो मतलब ज़ोउ ज़िशु जो है वो पास ही के किसी गांव में अपना चेकअप कराने गया है।
वन कशिंग को बहुत ही गुस्सा आता है कि उन सब ने मिलकर उसे झूठ बोला। वन कशिंग जोर से चिल्लाता है एक पागल इंसान की तरह, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? मेरा आशु मिसिंग था और तुम लोगों ने मुझे ये बात बतानी ज़रूरी भी नहीं समझी। वो प्रेग्नेंट है, वो मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड है। मैं उस फेंग मिंग को मार डालूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को किडनैप करने की? जाओ जीशु इस वक्त 3.5 मंथ प्रेग्नेंट होगा। मैं सबको मार दूंगा जिसने मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जाओ जीशु को टच करने की कोशिश की। वन कशिंग को जैसे गुस्सा ही आ गया था। ये भाई चाह रहा था कि वो इस गुस्से से शांत हो जाए, इस सिचुएशन पे कंट्रोल पा ले, क्योंकि जो सारा का सारा की स्टेट था उसे हम बिना वार्निंग के इस तरह से अटैक नहीं कर सकते। ये बहुत हार्मफुल हो सकता है मासूमों के लिए, उन लोगों के लिए, उन पुअर पीपल के लिए जो वहाँ नॉर्मल अपनी लाइफ बिताते हैं, जिनका जंगों से, लड़ाइयों से कोई लेना देना नहीं। वन कशिंग ये भाई एक प्लान बनाते हैं की स्टेट के घुसने का। की स्टेट में वो जाकर एज अ मर्चेंट अंदर घुसेंगे और वहाँ पर आँख रखेंगे कि की स्टेट में क्या हो रहा है और क्या नहीं। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। ये भाई की बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होती है। ये भाई वन कशिंग और वांग मेई के साथ और पिंग एन जो कि 7 लॉर्ड का जो है फर्स्ट कमांडर होता है, उसके साथ मिलके वो अपने गेटअप को चेंज करते हैं और मर्चेंट बन के वो दोनों सारे के सारे की स्टेट में दाखिल होते हैं। वो ट्रेडिंग पर्पस से जाने का जो है दिखावा करते हैं कि वो बहुत सारे सिल्क के रॉ मटेरियल लेके जाएंगे ताकि कोई भी उन पे डाउट ना करे। ये भाई वन कशिंग को कहता है कि तुम्हें आसपास घूम घूम कर सारे इंस टी स्टॉल में जा जाकर इंफॉर्मेशन गैदर करनी होगी, क्योंकि गाइस चाय की दुकान ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अक्सर बैठ के सारी न्यूज़ की बातें करते थे। उस ज़माने से लेकर आज की डेट में सारे के सारे जब चाय पीने या खाना खाने जाते हैं तो हर मैटर को डिस्कस करते हैं, तो इससे बढ़िया जगह कोई हो ही नहीं सकती थी। वो एक सर्वेंट जो कि वहाँ पर चिल्ला चिल्ला के किंग फेंगमिन के बारे में गालियाँ बक, क्योंकि किंग फेंगमिन का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था उसके थ्रोन के लिए, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ उल्टी सीधी ट्रिक्स अपना रहा होगा ताकि उसे एक हायर यानी कि एक उत्तराधिकारी मिल सके अपने थ्रोन के लिए। उसकी सेकंड कंसोर्ट फेंग शियानली भी बहुत बुरी औरत होती है और ये मैन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो चुका था किंग फेंगमिन के बिहेवियर से, जो कि उसके जनता के प्रति उसका सड़ा हुआ गला हुआ वही सोच और बिहेवियर होता है। वो जो पीपल होते हैं वो की स्टेट में रहने आए होते हैं, उनकी ज़िंदगी की स्टेट के लोगों की एक हेल बन चुकी थी। की स्टेट के पीपल जो थे वो मन ही मन बहुत बुरी स्थिति में थे। वो लोग बहुत अनहैप्पी हुआ करते थे अपने किंग के साथ। उनकी कंसर्ट का बिहेवियर भी ना जाने कैसा घटिया हुआ करता था, कुछ तो अनयूजुअल सा चल रहा था और ना जाने कितने बच्चे वहाँ पर किडनैप हुए की स्टेट के अंदर। लेकिन किंग फेंगमिन ने जैसे कोई डिसीज़न लेने से मना ही कर दिया हो। वो कोई भी डिसीज़न नहीं लेता था किडनैपर के अगेंस्ट, जो कि वहाँ की जनता को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता था कि हमारा ये कैसा किंग है जो एक डिसीज़न नहीं ले सकता, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न नहीं ले सकता किसी की कल्पिट के लिए, जबकि वहाँ पे बच्चे किडनैप होते जा रहे थे धड़ाधड़। की स्टेट का जो किंग था वो एक यूजलेस पर्सन था जो सिर्फ लोगों को मारना जानता था, इनोसेंट की जान लेना जानता था। किंग बहुत सेल्फिश था लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। किंग के मन में कोई दया नहीं थी और ना जाने वो कहाँ गायब हो जाता था फुल मून की रात में। और फुल मून की रात के बाद भी वो जो सर्वेंट बॉय था ना वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था और वो सब में चिल्ला चिल्ला के ना किंग की बुराई कर रहा था। तभी ये जो न्यू मर्चेंट के भेस में लोग वहाँ गए थे वो उस आदमी की बातें सुन लेते हैं। वो सर्वेंट जैसे पगला ही गया हो, क्योंकि उसने अपना भी रिसेंटली एक बच्चा खोया था और किंग ने कोई एक्शन नहीं लिया। रियल कल्प्रिट को ढूंढना भी ज़रूरी नहीं समझा और उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लेता था। आखिर वो कैसे ले लेता?
कैसे वो किसी झूठे इंसान को बोल देता कि ये ही किलर है और उस आदमी को मार देता, क्योंकि अक्सर तो बच्चों को वो खुद ही मारा करता था। ये सर्वेंट नफरत करता था इस किंग से, जो कि अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकता था। उसे बहुत डाउट होता था कि किंग फेंगमिन कहीं ना कहीं उन बच्चों को मारने में उसका भी कहीं ना कहीं हाथ है। हो सकता है वो सेक्रीफाइस कर रहा हो। उसने ना जाने ज़िंदगी में कितने पाप किए हैं थ्रोन के लिए। अरे भला जो आदमी अपने ही भाई बहनों को मरवा दे, वो दूसरों के बच्चे को कैसे छोड़ देगा। ना जाने कितने लोगों को उसने मरवा दिया अपनी क्रूरता के चलते। ना जाने उसकी वो जो तहखाने हैं उसमें कितने लोगों के शव पड़े हैं। और ये जो सर्वेंट की वाइफ थी, ये भी एक बार मर गई थी, क्योंकि ये सेकंड कंसोर्ट के नीचे काम करती थी। तो उसने उसे कुछ ऐसा बताया कि वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे और अपनी वाइफ की डेथ का बदला आज लेना चाहता था, पर यह आदमी मजबूर था। ये भाई वैनकशिंग उस सर्वेंट से पूछते हैं कि वो जो तहखाना है उसका बैक गेट कहाँ है। वो उस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते थे और वो चाहते थे कि किंग का जो रियल फेस है वो लोगों के सामने आ जाए, ताकि उन्हें की स्पोर्ट के अंदरूनी हिस्सों में से भी लोगों से भी ताकत मिले कि वो अपने ही किंग के खिलाफ हथियार उठा ले और लड़ने लग जाएं। क्योंकि अगर एक कंट्री, एक स्टेट के अंदर ही हलचल पैदा हो जाएगी तो उसे बाहर से तोड़ना तो यूँ आसान हो जाएगा। तो ये इनका मास्टर प्लान था। तो आई होप आज आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे गाइस, आपको सारी नोटिफिकेशन नहीं जाती है। और बाकी की सारी स्टोरीज भी बहुत 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 इंटरेस्टेड है। एक दो का डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग में मेरे से इतना अच्छा नहीं गया होगा, लेकिन जो लेटर ऑन जो उसके फर्दर पार्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। अगर आप सुनना एक बार लगेंगे तो आपको लत लग जाएगी। और प्लीज़ आगे जुड़े रहें। मैं एक दिन में 2 स्टोरी शेयर करूँगी और बाकी की 2 स्टोरीज़ मैं कल शेयर करूँगी। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। बाय बाय।